कभी कभी कुछ घटनाएं सिर्फ खबर नहीं होती हैं, वो राजनीति की रुख बदल देती हैं। वो बताती हैं कि सत्ता के गलियारों में कौन किस ओर झुक रहा है और कौन चुपचाप अपनी चालें बिछा रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके साथी इरफान सोलंकी की रिहाई, तो दूसरी तरफ मायावती ने लखनऊ में वो रैली की जिसने पूरे देश में राजनीति का समीकरण को हिला दिया। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि किसने क्या कहा, असली सवाल ये है कि मायावती का सुर बदल क्यों गया। क्या वाकई बीएसपी और बीजेपी के बीच कुछ नया खेल चल रहा है? और इन सब के बीच आजम खान और इरफान सोलंकी की रिहाई का क्या सियासी मतलब है? आइए आज की पूरी कहानी समझते हैं। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। इससे पहले कि हम अपनी आज के इस कार्यक्रम की समीक्षा शुरू करें, आप लोगों से गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें और वीडियो को आखिरी तक देखें। चलिए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत होती है सितंबर 2025 से। करीब 2 साल जेल में रहने के बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान आखिरकार सीतापुर जेल से बाहर आ गए। उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, आंखों में थकान और बाहर खड़े समर्थकों की आंखों में उम्मीद। आजम खान वही नेता जो रामपुर की गलियों से निकला, जो मुलायम सिंह के दौर से लेकर अखिलेश तक पार्टी का चेहरा रहा, जिसने राजनीति की जमीनी पकड़ को बनाए रखा और जिसके बिना पश्चिमी यूपी की सियासत अधूरी मानी जाती थी। जेल से निकलते ही उन्होंने बस इतना ही कहा कि मैंने हर दर्द सहा है पर भरोसा नहीं खोया, और इसी भरोसे के साथ वो वापस मैदान में लौटे। दूसरी ओर इरफान सोलंकी समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड एमएलए करीब 34 महीना जेल में रहने के बाद अक्टूबर की शुरुआत में रिहा हो गए। जेल के बाहर मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि आखिरकार न्याय बचा रहा, मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा था और है। उनके इन शब्दों में एक सियासी संदेश छिपा हुआ था कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बस एक नए मोड़ पर है। इन दोनों रिहाइयों से समाजवादी पार्टी के खेमे में जोश लौटा। पार्टी ने इसे सच्चाई की जीत बताया और कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह देखने को मिला। इसी बीच जब लखनऊ में हजारों लोग नीले झंडों के साथ इकट्ठा हो रहे थे तो राजनीति की दिशा बदलने वाली एक और चाल चल दी गई। 9 अक्टूबर 2025 लखनऊ का काशीराम स्मारक स्थल, जहां नीले रंग की झंडों की लहर थी। हजारों बसपा कार्यकर्ता मौजूद थे और मंच पर थी बसपा सुप्रीमो मायावती। ये रैली सिर्फ एक सभा नहीं थी, ये थी एक सियासी संदेश। काशीराम की पुण्यतिथि पर मायावती ने एक बार फिर खुद को केंद्र में रखा और ऐलान किया, अब की बार बसपा अकेले लड़ेगी। लेकिन साथ ही मायावती के भाषण में कुछ ऐसा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने तीखे शब्दों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि इन पार्टियों ने दलितों का इस्तेमाल किया, उनके हक की बात नहीं की, काशीराम जी के आदर्शों को भुला दिया। इतना तो सबको उम्मीद थी, लेकिन फिर आया वो पल जिसने सबको चौंका दिया। मायावती ने कहा, वर्तमान सरकार यानी बीजेपी सरकार ने काशीराम स्मारक की देखभाल ठीक से की। जिस स्मारक को पहले नुकसान पहुंचाया गया था उसे बचाया गया है, इसलिए मैं सरकार की सराहना करती हूँ। बस इतना कहना था और सारा माहौल बदल गया। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। कांग्रेस और सपा ने तुरंत पलटवार कर दिया। अखिलेश यादव बोले, जो लोग बीजेपी की तारीफ करते हैं उन्हें अपनी आत्मा से सवाल पूछना चाहिए। कांग्रेस ने तो सीधा कह दिया, ये रैली बीजेपी द्वारा प्रायोजित थी ताकि दलित वोटों को बांटा जा सके। भाई ऐसा है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमारे पुराने साथी हैं। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य बीजेपी हराना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी पार्टी आगे न बढ़ जाए। क्या ये बात आपको नहीं पता?
समाजवादियों से अलायंस न होता तो शून्य होती बहुजन समाज पार्टी। मैं धन्यवाद देता हूं यहां की जनता को। मगर मायावती ने पीछे हटने की बजाय अपने रुख को एक स्पष्ट कर दिया। हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और जनता ही तय करेगी कि किसने सच में काम किया। अब यह समझना जरूरी है कि मायावती ने ऐसा कहा क्यों उन्होंने एक तरफ एसपी और कांग्रेस पर हमला किया और दूसरी तरफ बीजेपी की ठीक काम करने की तारीफ की। दरअसल मायावती का नया राजनीतिक दांव था। एक तरफ वे जानती हैं कि उनका मुख्य वोट बैंक दलित समाज और विभाजित हो चुका है, कहीं एसपी में, कहीं कांग्रेस में, कहीं बीजेपी में। उनके लिए यह जरूरी था कि वो दिखाएं कि वो किसी की दुश्मन नहीं है, बल्कि विकास और सम्मान की राजनीति करने वाली नेता है। उन्होंने एसपी पर हमला इसलिए किया क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और पिछड़ा वोट सब सीधे एसपी से टकराता है और यही वो बैंक है, यही वो वोट बैंक है जिसे मायावती फिर से पाना चाहती हैं। और दूसरी बात, मायावती ने बीजेपी की तारीफ इसलिए भी नहीं की कि उसके साथ हैं, बल्कि इसलिए की कि वो संदेश देना चाहती हैं कि वो सिर्फ आलोचना की राजनीति नहीं करती। अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है तो उसे मानना भी राजनीति का एक हिस्सा है। ये उनके समर्थकों को संवेदनशील लेकिन संतुलित नेता की छवि देता है और यही उनकी राजनीति की नींव रही है, संविधान, सम्मान और स्वाभिमान। मायावती की ये रैली एक ऐसे समय पे हुई जब यूपी में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और रालोद एक विकल्प बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि जब सन 2027 में चुनाव हो तो सबके साथ, जनता के साथ एक विकल्प रहे कि इनको नहीं दे तो इनको दे, इनको नहीं दे तो उनको दे। मतलब जनता के मन में ये रहे कि वोट किसको देना है और इसी को वो साध रही हैं। लेकिन इस रैली ने एसपी के लिए सबसे बड़ा झटका दिया, क्योंकि एसपी ये मानकर चल रहा था कि दलित वोटर बीजेपी से नाराज हैं और वापस आएंगे। लेकिन मायावती ने खुद को उसी वर्ग के बीच में पुनः दोबारा से स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, हम किसी भी पार्टी के भरोसे नहीं है। जो दलित, पिछले और अल्पसंख्यक हमारे साथ आएंगे, उनके अधिकारों के लिए बसपा अकेले लड़ेगी। इस रैली में एक और बड़ा संकेत मिला कि मायावती ने पहली बार अपने भतीजे आकाश आनंद को भविष्य का चेहरा बताते हुए कहा कि मैं हूं, पर अब नेतृत्व मेरी आने वाली नई पीढ़ी के हाथ में जाएगा। ये संदेश बीएसपी कार्यकर्ताओं के लिए भी था और विरोधियों के लिए भी कि मायावती अब सिर्फ प्रतीक नहीं, रणनीति है। अब सोचिए कि मायावती की रैली के कुछ दिन पहले आजम खां और इरफान सोलंकी की रिहाई होती है। दोनों एसपी के पुराने चेहरे हैं, दोनों ने जेल में लंबे समय बिताए और दोनों पर सैकड़ों मुकदमे। उनकी रिहाई एसपी के लिए राहत की खबर थी। लेकिन उसी समय मायावती का बीजेपी पर नरम बयान एसपी को असहज कर गया, क्योंकि अब एसपी को दो मोर्चों पर लड़ना पड़ सकता है। लड़ना पड़ सकता कह लीजिए, या लड़ना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ वो मायावती जो अब खुद को एक संतुलित विपक्ष के रूप में पेश कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि ये मायावती की ट्रिपल स्ट्राइक है। पहली दलित वोट पर पकड़ मजबूत करना, दूसरी एसपी के मुस्लिम दलित समीकरण को तोड़ना और तीसरा बीजेपी से दूरी को भी मेंटेन करना, उसे सीधा विरोध न देना ताकि सत्ता पक्ष से टकराव से बचा जा सके। मायावती ने रैली में साफ कहा, 2027 में बसपा अकेले मैदान में उतरेगी। उन्होंने किसी भी गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया। इसका मतलब साफ है, मायावती आने वाले चुनाव को 3 कोनों की लड़ाई बनाना चाहती हैं, बीजेपी बनाम एसपी बनाम बीएसपी। इसमें अगर उन्हें सीधा फायदा होता है तो बीजेपी का नुकसान नहीं, बल्कि एसपी का होता है।
क्योंकि बीएसपी और एसपी का वोट बैंक कुछ हद तक एक दूसरे से टकराता है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने मायावती पर तीखी प्रतिक्रिया दे दी और कांग्रेस ने भी कहा कि बीएसपी अब विपक्ष नहीं रही। लेकिन मायावती ने जो दिखाया वो सिर्फ सियासी बयान नहीं था, वो था आत्मविश्वास का ऐलान। उन्होंने भीड़ से कहा, हमारे पास कम संसाधन है, लेकिन हमारे पास संविधान है। वही संविधान जिसको लेकर आज के पूरे बिहार क्या पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे भारत को में कह लीजिए, पूरे संविधान को ही लेके हंगामा हो रहा है। हमारे पास, उन्होंने कहा कि हमारे पास बाबा साहब का संविधान है और हम बाबा साहब के मार्ग पर चलेंगे, हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। ये सिर्फ एक भाषण नहीं था, ये उस आत्मसम्मान की गूंज थी जो दलित राजनीति की जड़ों में है। साथियों, आजम खां की रिहाई, इरफान सोलंकी की रिहाई और मायावती की रैली, तीनों घटनाएं अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सियासी की कहानी का तीनों अध्याय है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपने पुराने चेहरे के सहारे वापसी की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ मायावती अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए नई चाल चल रही है। बीजेपी सत्ता में है, पर विपक्ष की एकजुटता अभी भी अधूरी है और इन्हीं दरारों में मायावती अपने लिए जगह बना रही हैं। वो जानती हैं कि राजनीति में नरमी कभी कभी चालाकी होती है और जब हर कोई एक दूसरे पर वार कर रहा है तो संतुलित सुर ही सबसे प्रभावी हथियार होता है। आजम खां और इरफान सोलंकी की रिहाई ने एसपी की ऊर्जा तो दी ही, पर मायावती की रैली ने उस ऊर्जा को असमंजस में डाल दिया। वो कंफ्यूज हो गई, वो जनता मतलब कंफ्यूज हो गई कि करे तो क्या करे, जाए तो किधर जाए। सवाल ये है कि कौन सबसे पहले जनता का भरोसा जीत लेगा, और मायावती का यही संदेश था, जो जनता के भरोसे को समझेगा वही जीतेगा। न झुकेंगे न बिकेंगे, बस संविधान के रास्ते चलेंगे। 2027 के चुनाव आने वाले 2 साल में यूपी की राजनीति के लिए निर्णायक होंगे। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक तीनों वर्ग तय करेंगे कि सत्ता की दिशा किधर मुड़ेगी। मायावती की ये रैली एक घोषणा नहीं थी, ये थी एक संकेत कि वो वापस आ चुकी हैं, खामोशी से पर पूरी तैयारी के साथ। और अब सवाल सिर्फ एक, क्या समाजवादी पार्टी इस चुनौती का सामना कर पाएगी या फिर यूपी की सियासत में एक बार फिर नीले झंडों की लहर उठेगी? ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। आजम खान, इरफान सोलंकी, मायावती, तीनों के नाम अब एक नए राजनीति समीकरण में से जुड़े हुए हैं। एक तरफ न्याय की बात, दूसरी तरफ रणनीति की बात, तो तीसरी तरफ सत्ता की चाह। यही है उत्तर प्रदेश की सच्चाई, जहां हर बयान, हर रैली और हर रिहाई अपने अंदर एक संदेश छिपाए हुए है। आज का ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। ये आपको कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। आप मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।